अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिलेक्शन मेथड्स और ये पार्ट 22 है। आज हम एक्विजिशन के बिल्कुल आखिरी पार्ट में पहुंच गए हैं और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो रहा है। वो ये है कि सिलेक्शन टूल या मेथड्स कौन से हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने अगर लोगों को चूज करना हो बेस्ट लोगों को, तो उसके पास कौन से ऐसे मेथड्स हैं, ऐसे तरीके हैं इनको वो अडॉप्ट करके पूल ऑफ कैंडिडेट में से बेस्ट कैंडिडेट को चूज कर सके। हम अगर सिलेक्शन को रिकॉल करें, यानी वापस से इसकी डेफिनेशन में, तो हमने जॉब के क्राइटेरिया के साथ लोगों को मैच करना है और ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर और अप्रोच के साथ भी लोगों को मैच करना है। तो ये बैकग्राउंड में हमने ये चीज़ याद रखनी है और ये भी याद रखना है कि हमने मिस्टेक्स कम से कम करनी है, यानी एरर्स नहीं होनी चाहिए। यानी हम एक गलत कैंडिडेट को सिलेक्ट ना कर लें या एक अच्छे कैंडिडेट को रिजेक्ट ना कर दें, यानी हम मिस हिट्स ना करें और मैक्सिमम मैक्सिमम हिट्स जनरेट करें, यानी हमारे जो डिसीजंस हो वो राइट हो। इस लिहाज से बहुत सारे मेथड्स जो हैं वो हमें वेरियस टेक्स्ट बुक्स में मिलते हैं, सिलेक्शन टूल्स के हवाले से, सिलेक्शन टेक्निक्स के हवाले से, और बास बुक्स में इनको सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब कैंडिडेट भी कहा जाता है। यानी हम जॉब के हवाले से जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सामने रखकर कैंडिडेट में जो चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं उनको कैसे एवेलुएट किया जाए, उनकी कैंडिडेट की ट्रू इन्फॉर्मेशन कैसे जनरेट की जाए, ताकि हम उसको उसी बेस पर सिलेक्ट कर सकें जो जॉब की हमारे पास रिक्वायरमेंट है। तो इस लिहाज से हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। कॉमन सेंस के मेथड्स नजर आ रहे हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म। हमने लास्ट टाइम एक सीक्वेंस भी थोड़ा सा देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि ये प्रोसेस स्टार्ट होता है एप्लीकेशन फॉर्म से, इनिशियल इंटरव्यू से, फिर एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग से, फिर इनिशियल स्क्रीनिंग से, और उसके बाद फिर बैकग्राउंड चेक से, और फिर फाइनल पैनल इंटरव्यू से, और फिर फाइनल चॉइस या मेडिकल टेस्ट से। बहुत ज़रूरी नहीं है कि तमाम स्टेप्स वन आफ्टर अनदर फॉलो किए जाए। तो इस लिहाज से ये सारे मेथड्स ही सिलेक्शन टूल्स के तौर पर यूज़ होते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाज़ जगहों पर तो हम सिर्फ खाली एप्लीकेशन फॉर्म्स की मदद से ही कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। आजकल तो वैसे भी हमने देखा है कि कोविड के टाइम पीरियड में 2 इयर्स 3 इयर्स में फिजिकल मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन देख रहे थे। इस लिहाज से हायरिंग, सिलेक्शन ऑफ पीपल जो है, ये भी लोगों की सिलेक्शन ये भी फिजिकल नहीं हो पा रही थी, तो हर चीज़ को ऑनलाइन बनाया गया था। बहुत सारी सिचुएशन है जब हम इंटरनेशनल असाइनमेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वहाँ भी एप्लीकेशन फॉर्म्स को यूज़ किया जाता है। इस लिहाज से हम देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती हैं, यानी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, और ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं। आप कंपनीज के पोर्टल्स पे जाएं तो वहाँ एक पूरा कम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होता है ऑनलाइन एप्लीकेशंस का। तो ये भी एक सिलेक्शन टूल के तौर पर देखा जाता है। हाईली रिकमेंडेड नहीं है, लोग इसको स्टैंड अलोन मेथड कंसिडर नहीं करते। उसी के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कैंडिडेट्स की बैकग्राउंड के मुतालिक पूछे जाएं, उसको बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन ब्लैंक्स या भी कहा जाता है। आइडिया लेना होता है कि कैंडिडेट ने अपना बैकग्राउंड कैसे गुजारा है, बिल्डअप कैसे किया है, उसके पास वो एबिलिटी है, एक्सपोजर है या नहीं है। तो क्योंकि हम फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं कर रहे होते हैं यहाँ, तो हम बड़े कम्प्रिहेंसिव एप्लीकेशन फॉर्म्स देखते हैं जिसमें मुख्तलिफ सेक्शंस में कैंडिडेट्स अपने मुतालिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो बायोग्राफिक इंफॉर्मेशन ब्लैंक्स नजर आती है। इसके अलावा बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशंस भी की जाती हैं, ये भी एक तरह का वेरिफिकेशन का और सिलेक्शन का मेथड है। कैंडिडेट के मुतालिक अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और इस हवाले से हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी कंपनीज जहाँ आप काम कर रहे होते हैं, प्रीवियस वर्क ऑफिस, वहाँ से भी आपके मुतालिक वेरिफिकेशन की जाती है, उनसे पूछा जाता है। या फिर अगर आप फ्रेश कैंडिडेट्स हों तो आपकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से आपकी कारकर्दगी पूछी जाती है, वेरीफाई की जाती है, रेफरेंस लेटर्स लिए जाते हैं, फ़ोन करके
आपके रेफरेंसेस से कांटेक्ट भी किया जाता है। तो ये बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन हम देखते हैं कि बाजू में बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल हो जाती है। कैंडिडेट देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसका बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो उसकी बहुत सारी इंसाइट्स मिलती हैं, जिसमें उसका कभी कभी एटीट्यूड और बिहेवियर बहुत गलत होता है, अनएथिकल होता है, जो कि उसकी सीवी में नजर नहीं आ रहा होता। कभी कभी ये भी पता चलता है कि वो ड्रग एडिक्ट है या क्रिमिनल रिकॉर्ड है, या फिर उसकी पर्सनैलिटी में कुछ प्लसेस हैं या माइनस। तो इस तरह से बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन है, तो इंफॉर्मेशन का सोर्स हो सकते हैं। बहुत सारे टेस्ट आजकल बहुत ही कॉमन है। वैसे तो रिटन टेस्ट असेसमेंट का पूरा एक मैकेनिज्म बन गए हैं, लेकिन बहुत वैरायटी ऑफ टेस्ट को यूज करते हैं। टॉपिक रहेगा, हम टेस्ट के हवाले से डिटेल से बात करेंगे। इसमें कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हैं, कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो आपके एटीट्यूड से रिलेटेड हैं, कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कि साइंटिफिक टेस्ट हैं, जो कि आपकी सच बोलने की एबिलिटी या झूठ बोलने की एबिलिटी को चेक करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो आपकी हैंड राइटिंग से आपकी पर्सनैलिटी को जज करने के मेथड। पुराने ज़माने में तो ये सारी बातें फिक्शन लगती थी, लेकिन आजकल के साइंटिफिक दौर में ये सारे ही इम्पोर्टेंट मेथड्स कंसिडर किए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस क्रॉस वेरीफाई करना चाहती है कैंडिडेट को, अच्छे तरीके से एवेलुएट करना चाहती है ताकि वो बेस्ट कैंडिडेट ले सके। फिजिकल टेस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन की जाती है बाज ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये कंपलसरी है कि वहाँ सोफिस्टिकेटेड मेडिकल एग्जामिनेशन हो। इसकी वजह शायद ये भी है कि उस जॉब की नेचर या रिक्वायरमेंट ऐसी है। जैसे कि हम देखते हैं कि फोर्सेस में जाने के लिए हमें बहुत ही स्टिफ मेडिकल एग्जामिनेशन करना पड़ता है, जबकि बाज कंट्रीज में लॉज की वजह से ऐसा है। कोई सीवियर डिजीज जो कि इन्फेक्शनस हो, जैसे कि HIV एड्स, या फिर जैसे कि आजकल कोविड की सिचुएशन है, तो उस हवाले से ऑर्गेनाइजेशन ये मस्ट करती हैं कि वो मेडिकल टेस्टिंग करें। और खासतौर पर जैसे कि ड्रग टेस्ट, यानी कोशिश करते हैं जो ड्रग एडिक्ट हो वो ऑर्गेनाइजेशन में दाखिल ही ना हो सके। तो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन है जो कि कैंडिडेट से की जाती है। एक्सपेंसिव है, इसलिए देखा गया तो हमने लास्ट सीक्वेंस में भी कि मेडिकल टेस्ट को आखिर में रखा गया। इसके अलावा रिटन टेस्ट जो कि मैन एम्प्लॉइज की एबिलिटी को चेक करने के लिए है, इस वक्त वो क्या जानता है, यानी उसकी अचीवमेंट क्या अब तक और क्या कर सकता है, उसका एप्टीट्यूड या उसकी एबिलिटी जो फ्यूचर के हवाले से, दोनों को इवेलुएट कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेथड सिलेक्शन टूल के तौर पर यूज़ होता है वो इंटरव्यूज़ है। इंटरव्यूज़ आपने देखा जिसके अंदर मोस्ट लाइकली इंटरव्यूज़ जो है वन ऑन वन डिस्कशन होती है, जिसके अंदर जो कुछ कैंडिडेट अपने मतलब प्रोजेक्ट कर रहा होता है उसको वो क्रॉस वेरीफाई, और उसमें बहुत बात लोगों का ख्याल है कि बिल्कुल ट्रू असेसमेंट मिलती है, इसलिए उसको ज़्यादा पॉपुलर मेथड कंसिडर किया जाता है। हम खुद से तो बहुत सारी जजमेंट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सर्वेज ने ओल्ड हैं, लेकिन बहरहाल सर्वेज की इम्पोर्टेंस है। आपके सामने जस्ट ग्लिम्स मिल रहा है कि बहुत सारे HR एग्जेक्टिव्स को पूछा गया था कि वो रैंक करें कि कौन से मेथड ज़्यादा इफेक्टिव है। अच्छे बात को समझने की जरूरत है, पॉपुलर का वर्ड यूज़ नहीं किया उन्होंने, इफेक्टिव का वर्ड यूज़ किया है। पॉपुलर तो वो होते हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, इफेक्टिव वो मेथड्स होते हैं जो कि मैनेजर्स ने, ये HR मैनेजर्स ने कंसिडर किया हो कि ये अच्छे हैं, इनकी यूजफुलनेस ज़्यादा है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। हमने जैसे कहा इंटरव्यूज बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं एक टेक्निक जिसका नाम है वर्क सैम्पलिंग। वर्क सैम्पलिंग भी एक सिलेक्शन टूल है, एक तरह की एग्जामिनेशन है, टेस्ट है। हम कैंडिडेट से एक फुल वर्क का पार्ट उसके सामने प्लेस करते हैं, उससे कहते हैं कि परफॉर्म करके दिखाओ, जैसे कोई प्लांट का पार्ट उसको कहते हैं ऑपरेट करके दिखाओ जैसे, और कहता है कि उसकी टाइपिंग स्पीड फॉर एग्जांपल अच्छी है तो उसको टाइपराइटर सामने रखा जाता है और कहता है इसको परफॉर्म करके दिखाओ। इस लिहाज से वर्क सैंपल ज़्यादा लो लेवल वर्कर्स के लिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक किया गया इनको। ज़्यादा ज़्यादा लो लेवल वर्कर्स के हवाले से ज़्यादा पॉपुलर मेथड है या इफेक्टिव मेथड। फिर हम देख रहे हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी नजर आ रहे हैं, इंटरव्यूज की वेरियस टाइप्स नजर आ रही हैं। फिर कंप्लीट असेसमेंट सेंटर्स जहाँ रिटर्न टेस्ट, इंटरव्यूज, हर तरह की टेस्टिंग, मेडिकल टेस्टिंग, इस तरह की फैसिलिटीज़ एक ही जगह पे इकट्ठी की जाएँ, काफ़ी पॉपुलर है। हमने देखा ज़्यादातर फोर्सेस के अंदर ये कॉमन है, जहाँ पाकिस्तान में जैसे कि पाक फोर्सेस के हवाले से ISSB है, इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, पूरा असेसमेंट सेंटर है। तो ये बाहर की दुनिया में भी, क्योंकि
अमेरिका की रिपोर्ट है, वहाँ भी काफ़ी पॉपुलर है। इसके अलावा पर्सनालिटी टेस्ट और रिटन टेस्ट, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। तो ये मेथड्स आपके सामने नजर आ रहे हैं जो कि काफ़ी कॉमन है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, रिसेंट ईयर्स में हम देख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म खुद एक सेल्फ एक सिलेक्शन टूल के तौर पर साबित हो रहा है, जो कि कम्प्रीहेंसिव होता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग से हो सकती है, क्योंकि ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कैंडिडेट की मुतल्लिक है, जैसे उसका बैकग्राउंड है, एजुकेशनल एक्सपीरियंस है, उसकी कन्विक्शन का रिकॉर्ड है, या उसकी सिटीजनशिप की प्रूफ है, या फिर उसके रेफरेंसेस हैं, मेडिकल या डिसेबिलिटीज के हवाले से रिकॉर्ड है, जो कि कैंडिडेट यूजली खुद प्रोवाइड करता है या उसके प्रूफ के हिसाब से डॉक्यूमेंट भी अटैच कर देता है। लेकिन इसमें उस तरह के बहुत सारे सवाल नहीं पूछे जा सकते जो जनरल एप्लीकेशन फॉर्म्स में होते हैं, जिनको इंटरव्यू का रिप्लेसमेंट समझा जाए। तो अब हम देख रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सेक्शंस आ रहे हैं, जैसे कि बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन ब्लैंक्स, और आप इसमें जो क्वेश्चंस देख रहे हैं उनका ताल्लुक आपकी शायद जॉब रिलेटेड स्किल से नहीं है, बट आपके एक्सपोजर से भी है। आपकी एबिलिटी को मेजर करने के लिए इन सवालों को पूछा जाता है और आपसे एक्सपेक्टेड आंसर्स मांगे जाते हैं। आप उनको रिटर्न फॉर्म में जमा करा देते हैं। जैसे वो पूछ रहा है कि आप किस एज में इंडिपेंडेंट हो गए थे, अपने घर से निकल गए थे, और उसमें आइडिया ये है कि कैंडिडेट इंडिपेंडेंटली खुद से रह सकता है, काम कर सकता है या नहीं कर सकता, होम सिकनेस तो नहीं हो जाती है उसको, क्योंकि वो मोस्टली अगर होम में रहा है तो फिर उसके लिए मुश्किल होता है कि वो बाहर जाकर अलग से रिमोट एरिया में काम कर सके। रिमोट जॉब्स एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हो सकता है। क्रिएटिविटी के हवाले से नजर आ रहे हैं, जैसे कि आपने कोई एरोप्लेन बिल्ड किया या नहीं किया, या फिर स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैन एक्टिवनेस, एनर्जी और विन और कंपटीशन का एटीट्यूड है, वो स्पोर्ट्स के हवाले से पूछा जाता है। या फिर आपकी आर्टिस्टिक एबिलिटी के हवाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते। आइडिया ये है कि वो बात आपने जो क्रॉस वेरीफाई करनी थी इंटरव्यू में, वो अब आप उससे एक ऐसे टाइप में पूछ रहे हैं या क्वेश्चंस में पूछ रहे हैं जो उसने एप्लीकेशन फॉर्म में डाला। तो एप्लीकेशन फॉर्म का एक सोफिस्टिकेटेड सेक्शन हो सकता है। इसी तरह बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन भी की जा सकती है, खासतौर पर जो रेफरेंसेस आपने कोट किए हैं उनको कॉल किया जा सकता है और उनसे पूछा जा सकता है कि वो आपके मुतालिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। इस लिहाज से जो लेटर ऑफ रेफरेंसेस आप प्रोवाइड करते हैं, यूजली वो आपके एकेडमिक नेचर की हो सकती है, प्रोफेशनल नेचर की हो सकती है, वो भी एक तरह का सोर्स है जिसमें आपका जो रेफरी होता है वो आपके मुतालिक एक कंप्लीट एस्से भी लिखता है और आपकी डिफरेंट एबिलिटीज के हवाले से बताता है। और मेल या टेलीफोनिक कॉल भी की जा सकती है, और जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर की जा सकती है, एजुकेशन से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन गैदर की जा सकती है। जिस तरह इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के हवाले से लॉ स्टेट्स के खास तौर पर प्राइवेसी एक्ट भी एग्जिस्ट करता है, और बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आप कैंडिडेट से पूछ रहे हैं वो उसकी कंसेंट के बगैर आप नहीं पूछ सकते, कंसेंट है, पर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप प्राइवेसी के अगेंस्ट एक्ट कर सकते हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में अलाउ नहीं किया जाता। एज अ प्रोफेशन आपको बहुत ही केयरफुली इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करना होता है। ये आपके एजुकेशन बैकग्राउंड को चेक करते भी है, और आपकी एक्सपीरियंसेस या आपकी डिफरेंट प्रोफेशनल बैकग्राउंड को चेक करते भी ये लॉ। और अगर आप देखें कि अगर आप रेफरेंस चेक नहीं करते तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो आपने बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, और ऐसी लाइबिलिटीज आप ले लेते हैं, यानी ऐसा नुकसान उठाते हैं जब आपने जाके बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो ड्रग एडिक्ट है तो ऑडिशन में ड्रग्स को लेकर आएगा और बाकी लोगों को इन्फेक्ट करेगा। अगर वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस करता है तो वहाँ लोगों को डिस्टर्ब करेगा, और डेफिनेटली वहाँ फिर आपको डिस्क्रिमिनेशन इस तरह की प्रॉब्लम कर सकता है। मोस्ट लाइकली ज़्यादा से ज़्यादा उन कॉन्टेक्ट्स को कंपनीज पूछती हैं जिनको कैंडिडेट खुद प्रोवाइड करते हैं, या फिर स्कूल से वेरीफाई करते हैं, जैसे कि सर्वे में भी नज़र आ रहा है कि बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या होता है। क्रेडिट की पुलिस रिकॉर्ड, इस तरह की चीज़ों को भी चेक किया था। ड्राइविंग रिकॉर्ड भी कि आप कितना लॉ ब्रेक कर चुके हैं इन प्लेसेस पे, तो बहुत ही केयरफुल वैल्यूएशन की जाती है। और भी कॉन्टेक्ट को पूछा जा सकता है जो कि आपके रेफरीज आगे रिप्रेजेंट हो सकते हैं। बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की वेरियस मेथड्स नजर आ रही हैं। उसी में एक टेक्निक ग्राफोलॉजी
जॉब का बैकग्राउंड ही है कि आपकी क्या पर्सनालिटी है, आपकी राइटिंग की बेस पर आपकी एप्लीकेंट की पर्सनालिटी और उसके एटीट्यूड के हवाले से देता है। ये एक साइंटिफिक अप्रोच है, जिसमें साइंटिफिक जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसको ऐसा करते हैं। उसी तरह मेडिकल एग्जामिनेशन भी इसी तरह की वैल्यूएशन है, जिसमें करते हैं कि आपके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं, डिजीज तो नहीं, इसकी वजह से आपको ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम हो या आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप लाइबिलिटी बन जाए या फिर बाकी लोगों को इन्फेक्ट कर सके। तो इस हवाले से वो एक सेफ्टी और प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर वैल्यूएशन करते हैं। प्लस ऐसे कोई मेडिकल एलिमेंट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को डिस्टर्ब कर सके तो उसको वो वैल्यूएट करते हैं। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन तो अपनी फिजिकल डिमांड के हवाले से फिर गाइडलाइंस भी दी होती है, उसको मैच करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं जहाँ फिजिकल होता है वहाँ हाइट वेट के हवाले से डायमेंशंस बता दी जाती है और एक बेसिक क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है ताकि एग्जामिनेशन उस हिसाब से हो जाए। अदरवाइज मेडिकल एग्जामिनेशन वेरी एक्सपेंसिव और इनको बिल्कुल एंड पर जब भी फाइनल डिसीजन हो तो तब उनको ऐसा किया जाता है। हाँ, हमने देखा अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट यूनाइटेड स्टेट्स में प्रोहिबिट करता है, स्टॉप करता है एग्जामिनर को कि वो ऐसी मेडिकल एग्जामिनेशन करे जिसको जॉब से कोई रिलेशन ना हो, क्योंकि वो अगर डायरेक्ट हिंड्रेंस क्रिएट नहीं कर रही कोई भी मेडिकल इश्यू तो उस हवाले से एडीए जो है उसको डिस्क्रिमिनेशन और नॉन डिस्क्रिमिनेशन के क्राइटेरिया में फिट इन करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि वो जस्टिफाई करें कि वो इस तरह की मेडिकल ग्राउंड की बेस पे किसी को रिजेक्ट कर सके। तो जॉब रिलेटेड अगर मेडिकल एग्जामिनेशन हो तो फिर तो ठीक है। उसी में एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में कंपल्सरी हो गया, ड्रग टेस्ट, जो कि 1988 में लॉन्च हुआ था इलीगल ड्रग के हवाले से। तो हम देख रहे हैं कि ये सारे टूल्स सिलेक्शन के हवाले से यूज होते हैं और इस हवाले से बहुत सारी कंसर्न्स भी हैं उनकी एक्यूरेसी के हवाले से, या फिर मोस्ट प्रॉब्ली जब हम करते हैं और वो ड्रगिस्ट होता है तो हम उसको हायर नहीं करते। इस हवाले से ऑर्गेनाइजेशन को अपने थोड़ा सा कहा गया कि अगर वो स्किलफुल आदमी है और ड्रग एडिक्ट है, पॉजिटिव साबित हो जाता है बाय प्लेस पे या एप्लीकेंट, तो उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए कोशिश करनी चाहिए। ये अप्रोच अडॉप्ट करते हैं ताकि उसको हम मेन स्ट्रीम में आने का मौका भी दे सकें। इस हवाले से बहुत सारी कंसर्न्स भी यूनाइटेड स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। आज हमारा ज़्यादा फोकस इस बात पर रहेगा कि एम्प्लॉयमेंट टेस्ट क्या होते हैं। इस हवाले से हम देखते हैं कि दो तरह के टेस्ट बहुत ही कॉमन है, इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जनरली उनको एक मेजर कैटेगरी में फॉल करते हैं, इसको हम कहते हैं दी कॉग्निटिव एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट और कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट। कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट जैसे कि नेम से नजर आ रहा है, इसका ताल्लुक आपकी ब्रेन से है। आपका ब्रेन किस हद तक किसी भी गिवन सिचुएशन में असेसमेंट में किस तरह परफॉर्म करता है। तो आप यहाँ अपने ब्रेन को इस्तेमाल करते हैं, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को नहीं बल्कि अपनी जहनी कुवत को, जहनी ताकत को इस्तेमाल करते हैं, जहनी एबिलिटी को इस्तेमाल करते हैं। दो तरह के टेस्ट इसमें कॉमन है, एक तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपकी फ्यूचर कैपेसिटी को चेक करता है, यानी आप फ्यूचर में वो काम कितना कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ बिजनेस वर्ल्ड में मैनेजमेंट एप्टीट्यूड एप्लीकेंट में ये एबिलिटी देखते हैं कि ब्रेन में उसकी ओवरऑल एबिलिटी कि वो आगे जाके मैनेजरियल एक्टिविटीज कर सकता है या नहीं कर सकता, या फिर मैनेजर एक्टिविटीज सीख सकता है या नहीं सीख सकता। उसमें बहुत सारे टेस्टिंग ऑप्शंस होते हैं जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल एनालिसिस, इस तरह की टेक्निक या लीडरशिप एबिलिटी, इस तरह की टेक्निक से ऑप्शन से उसको मेजर किया जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट की बहुत सारी वैरायटीज एग्जिस्ट करती हैं जो कि डिफरेंट जॉब्स के लिए डिफरेंट तरीके से यूज होती है। जबकि इसी में कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट में एक और कैटेगरी है अचीवमेंट टेस्ट, इसको सक्सेस टेस्ट भी कहते हैं, यानी वो ये मेजर कर रहा होता है कि आपको क्या आता है। तो अगर हम एप्टीट्यूड टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट के दरमियान वर्सेस देखें, दोनों ही कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट हैं, लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट आपकी फ्यूचरिस्टिक एबिलिटी को कर रहा होता है और अचीवमेंट टेस्ट आपकी इस वक्त की करंट एबिलिटी को चेक कर रहा होता है जो आप एक्वायर कर चुके हो, यानी आपको क्या पता है। इस लिहाज से यानी आप जिस एरिया में जॉब करते हैं उसका नॉलेज होना ये भी एक तरह का अचीवमेंट टेस्ट है। अगर आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ वो चेक करते हैं आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का नॉलेज है या नहीं। अगर आप एज अ स्टैटिस्टिशियन की जॉब कर रहे हैं तो चेक करते
करते हैं कि आपको स्टैटिस्टिकल टूल्स टेक्निक्स कितनी आते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि अगर आप मार्केटिंग सेल्स की जॉब कर रहे हैं तो उस वाले से हम देखते हैं मार्केटिंग सेल्स में क्या आते हैं, सारी अचीवमेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो टेस्ट हम एग्जिस्ट करते हैं कॉग्निटिव और फिजिकल एबिलिटी के अलावा, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट इन्वेंटरी से पर्सनैलिटी ये देखना कि थोड़ा 200 साल की एफर्ट है हमारे यहाँ सोशल साइंसेज में, साइकोलॉजी में खास तौर पर देखने के लिए कि कौन सी पर्सनैलिटी किस जॉब को सूट करती है। इस लिहाज से हमने ये 200 साल में सीखा है कि हर जॉब हर पर्सनैलिटी को सूट नहीं करती, ये सच से साबित किया। कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी जो कि मखसूस जॉब में परफॉर्म करती है। मार्केटिंग सेल्स में हमें आउट गोइंग लोग चाहिए, सबसे बातचीत कर सके, फन गोइंग, फन बेस्ड हो, जोक थ्रो कर सके, इंगेज कर सके, ये अपनी आपको एक्सप्रेस कर सके, ऐसे लोगों को यूजली हम एक्सट्रोवर्ट्स बोलते हैं। तो ये पर्सनैलिटी टेस्ट आपके डिफरेंट पर्सनैलिटी करेक्टर्स को मैयर करते हैं। ये देखते हैं कि आप डिफरेंट जॉब्स में फिट इन हो सकते हैं या नहीं। इम्पोर्टेंट असेसमेंट है क्योंकि हर शख्स हर जॉब में फिट इन नहीं हो सकता। इस लिहाज से हम कैंडिडेट्स की ओवरऑल एबिलिटी और एप्टीट्यूड को भी चेक करने के लिए उसकी पर्सनैलिटी को भी मैयर करते हैं। तो इस लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट टेस्टिंग टूल है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में इस हवाले से इस्तेमाल होता है। और फिर फिजिकल एबिलिटी टेस्ट भी है जो कि फिजिकल स्ट्रेंथ को मैयर करने के लिए यूज होता है। जबकि मैंने कहा कि जॉब नॉलेज टेस्ट एक तरह का अचीवमेंट टेस्ट जो कि ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिक नॉलेज के हवाले से, जॉब के स्पेसिफिक नॉलेज के हवाले से आप इस वक्त क्या जानते हैं उसको मैयर करता है। फाइनली हमने देखा वर्क सैंपल टेस्ट एग्जिस्ट करता है जो कि प्रैक्टिकल टेस्ट है, यानी आप इस वक्त जो कुछ जानते हैं, तरह का अचीवमेंट टेस्ट ही है। आप इस वक्त जो कुछ जानते हैं उसको कितना परफॉर्म करते हैं। आप क्लेम करते हैं ना कि आपको बहुत अच्छा आता है, तो फिर वो एक प्रोटोटाइप सैम्पलिंग या सिमुलेशन यूज करते हैं जिसमें आप वो एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखाते हैं। और हमने देखा बहुत सारी जगहों में जैसे ड्राइविंग टेस्ट है, वो व्हीकल्स के सामने आ जाता है और उसको वो चलाकर दिखाता है ताकि उसकी असेसमेंट हो सके कि उसको आता है नहीं आता। नेक्स्ट टाइम जब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मॉड्यूल में आएंगे तो हमारा टॉपिक है वो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज होगा जो कि बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है। आज हमने ज़्यादा से ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्शन टूल्स पे बात की है, खासतौर पे एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग के हवाले से डिस्कशन की है। वाइड वैरायटी ऑफ टेस्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और हम देख रहे हैं कि उनकी ग्रोथ ज़्यादा है, यानी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा उनको यूज़ किया जाने लग गया है। इससे हम बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी ला रहे हैं। हम दोबारा डिबेट करेंगे कि टेस्टिंग और इंटरव्यू में क्या फ़र्क है, उनकी प्लसेस एंड माइनसेस क्या हैं, तो पता चलेगा कि टेस्ट ऑब्जेक्टिव है, सिस्टमेटिक है, और ये न्यूट्रल असेसमेंट का एक अच्छा टूल है। इंटरव्यूज में बाइसनेस ज़्यादा आती है और लाइकिंग डिसलाइकिंग क्रीप इन कर सकती है, इसलिए लोग टेस्ट की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, टेस्ट को एटलीस्ट इंटरव्यू के साथ एज एडिशनल टूल के तौर पर यूज़ कर रहे हैं।